हेलो फ्रेंड्स। अगर प्यार सच में किस्मत होता है तो उस रात किस्मत ने बहुत बेरहमी से इम्तिहान लिया। आईसीयू के बाहर बैठी वो लड़की हर धड़कन के साथ अपना दिल खो रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं, लेकिन आंखें अब भी उसी दरवाजे पर टिकी थीं जहां अंदर वो लड़का जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि अंदर सिर्फ उसकी सांसें नहीं अटकी हुई हैं, बल्कि उनका पूरा भविष्य भी। और अंदर जब उसकी पलकों ने पहली बार हरकत की तो उसके होठों से निकला सिर्फ एक नाम। वो नाम सुनते ही बाहर खड़ी लड़की की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये किस्मत का फैसला है। और हर फैसला कुछ न कुछ छीनता जरूर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या प्यार किस्मत से जीत पाएगा, क्या वो दोनों एक दूसरे को बचा पाएंगे, या फिर हालात उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देंगे, तो इस कहानी को यहीं मत छोड़िए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे दिल टूटेगा, सच सामने आएगा और प्यार अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा। क्योंकि ये सिर्फ इश्क नहीं, ये किस्मत का फैसला है। चलिए शुरू करते हैं कहानी किस्मत की साजिश। अगर उस दिन ट्रेन 2 मिनट देर से आती तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। और अगर वो लड़की पीछे मुड़कर एक बार भी न देखती तो शायद ये कहानी उसी पल खत्म हो जाती। लेकिन ट्रेन समय पर थी और वो लड़की पीछे मुड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शाम का धुंधलका उतर रहा था। हल्की भीड़, अनाउंसमेंट की आवाजें और लोगों की जल्दी, सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस लड़के के जो सीढ़ियों के पास खड़ा था। अविनाश ने जिंदगी में पहली बार किसी को जाते हुए रोकने की कोशिश की थी। उसके होंठ खुले, लेकिन आवाज गले में अटक गई। सुनो, बस इतना ही निकल पाया। लड़की रुक गई, धीरे से पलटी। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं। अविनाश का मोबाइल लगातार जेब में वाइब्रेट कर रहा था। ट्रेन आने वाली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मत जाओ, ये शब्द जैसे टूट कर गिरे। लड़की ने हल्की सी हंसी दी, ऐसी हंसी जिसमें रोना छुपा होता है। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है अविनाश। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, ट्रेन छूट जाएगी। उस एक पल में अविनाश का दिल बैठ सा गया। अनाया, ये नाम कब उसकी पूरी दुनिया बन गया था, उसे खुद नहीं पता चला। 3 महीने पहले पहली बार अविनाश ने अनाया को कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। वो किताबों के बीच बैठी थी, जैसे बाहर की दुनिया से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। सफेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। ऐसी उदासी जो शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप मौजूद रहती है। अविनाश नहीं जानता था कि वो उसे क्यों देखता रह गया। शायद इसलिए क्योंकि वो हंस नहीं रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा था कि क्या ये सीट खाली है। अनाया ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। न मुस्कुराहट, न बेरुखी, बस खामोशी। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन भी अविनाश उसी सीट पर आकर बैठा और अनाया भी वहीं आई। धीरे धीरे खामोशी बातचीत में बदलने लगी और बातचीत आदत बन गई। अविनाश को पता चला कि अनाया लिखती है, डायरियों में खुद से बातें। अनाया को पता चला कि अविनाश हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता है, इतनी गहराई से कि कभी कभी खुद को ही भूल जाता है। एक दिन अनाया ने उससे पूछा था कि वो हमेशा ऐसे क्यों देखता है, जैसे सब कुछ खो देने से डरता हो। अविनाश हंसा था और बोला था कि क्योंकि वो खो चुका है। अनाया ने उस दिन कुछ नहीं पूछा, लेकिन जाते जाते पहली बार उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में कोई वादा नहीं था, फिर भी अविनाश को लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। प्यार धीरे धीरे नहीं हुआ, वो अचानक हुआ, बिना तैयारी के। एक दिन अविनाश को एहसास हुआ कि अगर अनाया आसपास न हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। और अनाया को एहसास हुआ कि अविनाश के साथ वो बिना किसी नकाब के रह सकती है। लेकिन कुछ प्यार वक्त से पहले आ जाते हैं और कुछ रिश्ते तब शुरू हो जाते हैं जब इंसान खुद तैयार नहीं होता। अनाया कभी कभी अचानक चुप हो जाती थी, फोन नहीं उठाती, मैसेज का जवाब देर से देती। जब अविनाश ने एक दिन पूछ ही लिया कि क्या वो कुछ छुपा रही है, तो अनाया ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा था कि अगर वो छुपा रही है तो सिर्फ उसे बचाने के लिए। उस दिन पहली बार अविनाश को अपने प्यार से डर लगा था। अब वो फिर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसकी आवाज टूट रही थी। अनाया ने गहरी सांस ली और कहा कि वो उसे छोड़ नहीं रही, बस खुद को खोने से बचा रही है। अविनाश ने पूछा कि किससे, लेकिन अनाया ने जवाब नहीं दिया। पीछे से फिर आवाज आई, उसे जल्दी करने के लिए कहा गया। जिस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो उसके पिता जैसा लग रहा था। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सख्त। उसने आखिरी बार अविनाश को देखा और कहा कि अगर कभी लगे कि उसने तुझे छोड़ा तो याद रखना कि कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते। अगले ही पल वो ट्रेन में चढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ और ट्रेन चल पड़ी। अविनाश वहीं खड़ा रह गया जैसे किसी ने उसकी जमीन खींच ली हो। उसके हाथ में बस एक चीज रह गई थी, अनाया की डायरी का एक पन्ना। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर लिखा था कि अगर वो यह पढ़ रहा है तो मतलब उसका डर सच हो चुका है। अविनाश की सांसें रुक गईं। उसने पन्ना पलटा और अगली पंक्ति पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
लिखा था कि मेरे जाने की वजह तुम नहीं बल्कि वो सच है जिसे तुम सह नहीं पाओगे। अविनाश देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। ट्रेन बहुत दूर निकल चुकी थी, भीड़ छटने लगी थी, लेकिन उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़नी ही छोड़ दी थी। हाथ में पकड़ा वो कागज, अनाया की डायरी का पन्ना अब भी कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो उसे ज्यादा देर तक देखता रहा तो उसमें लिखे शब्द बदल जाएंगे, सच कुछ और निकल आएगा। लेकिन शब्द वही थे, बेरहम, साफ। मेरे जाने की वजह तुम नहीं बल्कि वो सच है जिसे तुम सह नहीं पाओगे। अविनाश ने आंखें बंद की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे छुपाया गया ऐसा कौन सा सच हो सकता है जो इतना बड़ा हो कि अनाया को यूं सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। उस रात अविनाश घर नहीं गया। वो सीधे कॉलेज के पास वाले छोटे से कैफे में बैठ गया, जहां वो और अनाया अक्सर चाय पीते थे। वही खिड़की वाली टेबल, वही टूटी सी कुर्सी। फर्क बस इतना था कि आज सामने वाली कुर्सी खाली थी। उसने फोन निकाला, अनाया को कॉल किया। एक बार, दो बार, हर बार वही ठंडी सी आवाज, स्विच ऑफ। उसने मैसेज लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा। आखिर में बस इतना भेजा, मैं इंतजार करूंगा। मैसेज गया या नहीं ये भी उसे नहीं पता चला। अगले कुछ दिन अजीब थे। अनाया जैसे जिंदगी से ही गायब हो गई थी। कॉलेज में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। उसके दोस्तों ने कंधे उचकाकर कह दिया कि शायद घर गई होगी। अविनाश हर दिन लाइब्रेरी जाता, उसी सीट पर बैठता जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसे लगता था कि किसी भी पल अनाया किताबों के बीच से उठकर आ जाएगी और कहेगी कि वो बस मजाक कर रही थी। लेकिन हर दिन शाम ढल जाती और वो नहीं आती। डायरी का वो पन्ना अविनाश की जेब में हमेशा रहता। उसने कई बार सोचा कि उसे फाड़ दे, जला दे, लेकिन हर बार हाथ रुक जाता, क्योंकि वो पन्ना अनाया की आखिरी मौजूदगी था। एक रात बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद उसने तय किया कि अब वो सच से नहीं भागेगा। उसने डायरी के उस पन्ने के पीछे लिखे छोटे से पते को ध्यान से देखा। एक शहर का नाम और नीचे एक अधूरा सा पता। शायद अनाया ने जानबूझकर अधूरा छोड़ा था, या शायद वो चाहती थी कि अगर अविनाश सच में चाहे तो उसे ढूंढ सके। सफर आसान नहीं था। नया शहर, अजनबी गलियां और हर मोड़ पर डर कि कहीं वो बहुत देर न कर दे। 2 दिन की तलाश के बाद एक पुराने से मकान के सामने आकर वो रुक गया। दरवाजे पर लगा नाम पट, शर्मा निवास, उसे चुभ गया। उसने कई बार घंटी बजाने की सोची, फिर हाथ पीछे खींच लिया। आखिरकार एक गहरी सांस लेकर उसने घंटी दबाई। दरवाजा एक अधेड़ उम्र की औरत ने खोला। आंखों में थकान थी, चेहरे पर सख्ती। किससे मिलना है? उसने पूछा। अविनाश का गला सूख गया। अनाया? अनाया शर्मा। औरत की आंखों में कुछ बदला, हैरानी, फिर चिंता। तुम कौन हो? मैं उसका दोस्त हूं। वो झूठ बोल गया। उसे लगा सच बोलने का हक अभी उसे नहीं मिला है। औरत ने उसे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर दवाइयों की रसीदें टंगी थीं, मेज पर मेडिकल रिपोर्ट्स बिखरी पड़ी थीं। अविनाश का दिल बैठने लगा। तभी सामने वाले कमरे से अनाया बाहर आई। पहले से ज्यादा पतली, पहले से ज्यादा खामोश, लेकिन आंखें वही थीं। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। तुम यहां क्यों आए? अनाया की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। सच जानने, अविनाश ने कहा, क्योंकि बिना सच जाने मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। अनाया ने मुंह फेर लिया। उसकी मां ने भारी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अविनाश ने पहली बार उस औरत की आंखों में डर देखा। अनाया ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, तुम सह नहीं पाओगे। अविनाश ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह तय करने का हक तुम्हें नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया की मां ने मेज से एक फाइल उठाई और अविनाश की तरफ बढ़ा दी। अगर सच जानना ही है तो ये पढ़ लो। अविनाश ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहली ही लाइन पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रिपोर्ट पर लिखा था, एक ऐसी बीमारी का नाम जिसका इलाज लंबा, दर्दनाक और अनिश्चित था। अनाया बीमार थी, बहुत बीमार। मैं तुम्हारी जिंदगी बोझ नहीं बनना चाहती थी, अनाया ने धीरे से कहा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर दिन मुझे टूटते हुए देखो। अविनाश का दिल चीख रहा था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। इसलिए तुम चली गई? उसने किसी तरह पूछा। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। इसीलिए मैं चली गई। अविनाश ने फाइल बंद की और अनाया की तरफ देखा। तुमने मुझे चुनने का मौका भी नहीं दिया। अनाया ने जवाब नहीं दिया। उसकी मां ने बीच में कहा, अब तुम जा सकते हो। अविनाश बाहर निकल आया। उसके कदम भारी थे। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने अचानक दिशा बदल ली हो। बाहर निकलते ही उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, क्या आप अविनाश बोल रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर मेहता बोल रहा हूँ। अनाया की रिपोर्ट्स को लेकर आपसे बात करनी है। एक बात है जो आपको जाननी चाहिए। अविनाश की सांसें रुक गईं। अविनाश का फोन हाथ में ही जड़ हो गया था। सड़क के शोर, गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातचीत, सब कुछ जैसे अचानक बहुत दूर चला गया हो। क्या आप अविनाश बोल रहे हैं? डॉक्टर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सूखे गले से बस इतना कहा, हाँ,
बोलिए। दूसरी तरफ से डॉक्टर मेहता ने बिना भूमिका बांधे कहा, जो रिपोर्ट्स आपने देखी वो पूरी सच्चाई नहीं है। इस एक वाक्य ने अविनाश के भीतर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। आपका क्या मतलब है? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि अनाया की बीमारी गंभीर है, लेकिन जैसी आपको दिखाई गई है वैसी नहीं। अविनाश वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। उसे लगा जैसे खड़े रहने की ताकत उसके पैरों से खिंच गई हो। डॉक्टर ने कहा कि अनाया का इलाज मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही समय पर सही इलाज के साथ उसके ठीक होने की उम्मीद थी। फिर उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अविनाश की आवाज टूट गई। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी थी। फिर डॉक्टर बोले, क्योंकि अनाया को ये यकीन दिला दिया गया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। किसने? ये शब्द अविनाश के मुंह से गुस्से और डर के बीच फिसल गए। डॉक्टर ने जवाब देने से पहले एक पल रुके, जैसे सोच रहे हो कि क्या उन्हें आगे बोलना चाहिए। ये बात फोन पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो कल सुबह अस्पताल आ जाइए। कॉल कट गई और अविनाश की दुनिया फिर से हिल गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता अनाया का चेहरा सामने आ जाता, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन फिर भी उसे दूर धकेलने की कोशिश करता हुआ। उसे एहसास हुआ कि अनाया सिर्फ बीमारी से नहीं भाग रही थी, वो किसी और चीज से भी डर रही थी। कुछ ऐसा जिसने उसे ये यकीन दिला दिया था कि अकेले रहना ही सबसे बेहतर है। सुबह होते ही अविनाश अस्पताल पहुंचा। सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और धीमी आवाजों में चलते लोग, सब कुछ उसे असहज कर रहा था। डॉक्टर मेहता ने उसे अपने केबिन में बुलाया। बिना ज्यादा बात किए उन्होंने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये अनाया की असली रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा। अविनाश ने पन्ने पलटे। वही बीमारी, लेकिन नीचे लिखी संभावनाएं अलग थीं। इलाज के ऑप्शन थे, उम्मीद थी। तो फिर? अविनाश ने डॉक्टर की तरफ देखा। उसे क्यों लगा कि वो बच नहीं पाएगी? डॉक्टर ने चश्मा उतारा। क्योंकि उसके परिवार को डराया गया था। किसी ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि अगर अनाया ने इलाज शुरू किया या किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर हुई तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। अविनाश का दिल जोर से धड़का। किसने? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, और वही व्यक्ति उसके हर फैसले को कंट्रोल कर रहा है। अविनाश के दिमाग में अचानक प्लेटफॉर्म का वो दृश्य कौंध गया। वो आदमी जिसने अनाया की कलाई पकड़ी हुई थी। क्या आप उसके पिता की बात कर रहे हैं? उसने पूछा। डॉक्टर की आंखों में कुछ बदल गया। वो उसके पिता नहीं है, डॉक्टर ने कहा। यह सुनते ही जैसे अविनाश अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या? डॉक्टर ने धीरे से कहा। अनाया ने आपको ये नहीं बताया? अविनाश ने सिर हिला दिया। उस आदमी ने पिछले कई सालों से खुद को उसका अभिभावक बताया है, लेकिन कानूनी तौर पर उसे अनाया की जिंदगी के फैसले लेने का कोई हक नहीं है। कमरे की हवा भारी हो गई। अविनाश को समझ आने लगा था कि अनाया जिस सच से उसे बचाना चाहती थी वो सिर्फ बीमारी नहीं थी, वो किसी इंसान का डर था। अविनाश अस्पताल से निकलते ही सीधे उस घर की तरफ गया जहां अनाया रह रही थी। रास्ते भर उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, क्या अनाया को भी ये सब पता है या उसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है? जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से बहस की आवाजें आ रही थीं। वो चुपचाप अंदर गया। वही आदमी जिसे वो अब तक उसका पिता समझता रहा था, अनाया पर चिल्ला रहा था। मैंने कहा था ना किसी से बात नहीं करनी। अनाया की आवाज कमजोर थी लेकिन साफ थी। आप मुझे मेरी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकते। अविनाश आगे बढ़कर कहा, वो सही कह रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदमी ने मुड़कर अविनाश को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम फिर आ गए, उसने दांत पीसते हुए कहा। अविनाश ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। और इस बार मैं सच लेकर आया हूं। अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन सा सच? अविनाश ने गहरी सांस ली। वो सच जो तुमसे भी छुपाया गया है। उसी पल उस आदमी ने मेज से एक लिफाफा उठाकर अविनाश की तरफ फेंक दिया। अगर इतना ही सच जानना है तो ये भी पढ़ लो। लिफाफा फर्श पर गिर गया। अविनाश ने उसे उठाया, खोला और अंदर की चीज देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिफाफे से निकले कागज जमीन पर फैल गए थे, लेकिन अविनाश की नजर सिर्फ पहले पन्ने पर अटक गई। उस पर अनाया का नाम लिखा था, नीचे एक तारीख और कुछ हस्ताक्षर। उसके हाथ कांपने लगे। वो कागज किसी मेडिकल रिपोर्ट या सामान्य दस्तावेज जैसा नहीं लग रहा था। वो एक कानूनी अग्रीमेंट था। अविनाश ने पन्ना ध्यान से पढ़ा और हर लाइन के साथ उसके भीतर कुछ टूटता चला गया। उस पर लिखा था कि अनाया ने अपनी मेडिकल डिसीजन की जिम्मेदारी स्वेच्छा से अपने अभिभावक को सौंप दी है और किसी भी इलाज या व्यक्तिगत निर्णय में उसकी अनुमति अनिवार्य होगी। अविनाश ने सिर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। ये आपने उससे कब साइन करवाया? उसकी आवाज सख्त थी। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जब वो डरी हुई थी, जब उसे लगा कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अनाया की आंखें फैल गईं। आपने कहा था ये सिर्फ इलाज के लिए है।
उसने कांपती आवाज में कहा। आदमी का चेहरा बदल गया। और इलाज ही तो है। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अविनाश को समझ आ गया था कि ये सिर्फ डर नहीं था, ये कंट्रोल था। अनाया को धीरे धीरे सोच समझकर उसकी ही जिंदगी से दूर किया जा रहा था। अविनाश ने कागज वापस जमीन पर रख दिए। ये कानूनी तौर पर टिक नहीं सकता, उसने कहा। आप उसका पिता नहीं है। ये सुनते ही आदमी का चेहरा सख्त हो गया। कमरे की हवा जैसे अचानक ठंडी पड़ गई। तो तुम्हें ये भी पता चल गया, लेकिन ये मत भूलना कि वो मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। अनाया ने अविनाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी, एक ऐसी उम्मीद जो बहुत समय बाद जागी थी। आप कौन हैं? अविनाश ने सीधे पूछा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वो हूं जिसने उसे तब संभाला जब उसकी अपनी मां भी टूट चुकी थी। अनाया की मां, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अचानक बोल पड़ी। संभाला नहीं, कैद किया। उस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। अनाया ने अपनी मां की तरफ देखा, जैसे पहली बार उन्हें देख रही हो। मां? उसकी आवाज भर्रा गई। मां की आंखों में आंसू थे। मैं डर गई थी अनाया। मुझे लगा वो सही कर रहा है। मुझे लगा मैं तुम्हें अकेले नहीं बचा पाऊंगी। अविनाश को अब पूरा सच धीरे धीरे साफ होने लगा था। उस आदमी ने अनाया की बीमारी को हथियार बनाया था। डर, दवाइयां, अधूरी जानकारी, सब कुछ उसे अपने काबू में रखने के लिए। आपने उसे मुझसे दूर किया। अविनाश ने कंधे उचका दिए। क्योंकि तुम उसे मजबूत बना रहे थे, और मुझे कमजोरियां नहीं, कंट्रोल चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने धीरे से कहा, मैं यहां से जाना चाहती हूं। ये शब्द छोटे थे, लेकिन इनमें हिम्मत थी। आदमी हंसा। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने जेब से फोन निकाला। मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूं। अविनाश ने एक कदम आगे बढ़ाया। जिस डॉक्टर को आपने पैसे देकर डराया था। आदमी की आंखों में पहली बार घबराहट दिखी, लेकिन वो जल्दी संभल गया। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। उसी पल बाहर से सायरन की आवाज आई। सभी चौंक गए। अनाया की मां ने अविनाश की तरफ देखा। मैंने पुलिस को कॉल किया है, उसने धीमी आवाज में कहा। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने? वो बोल नहीं पाया। अनाया के हाथ अपने आप अविनाश की तरफ बढ़ गए। पहली बार उसने किसी का सहारा लिया, बिना डर के। पुलिस के कदमों की आवाज नजदीक आती गई, लेकिन तभी आदमी ने अचानक मेज से एक फाइल उठाई और अनाया की तरफ बढ़ा दी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो ये फाइल बाहर चली जाएगी। अनाया ने फाइल की तरफ देखा। उस पर उसका नाम था, लेकिन नीचे लिखा एक और नाम देखकर उसकी सांस अटक गई। अविनाश ने वो नाम भी पढ़ लिया, और उसे समझ आ गया कि यह मामला सिर्फ अनाया तक सीमित नहीं है। फाइल अनाया के हाथों में कांप रही थी। उस पर लिखा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, वो एक जख्म था। अविनाश मल्होत्रा। अनाया की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से फाइल खोली और पहली ही लाइन पढ़ते ही उसकी आंखों में डर की जगह हैरानी आ गई। अविनाश आगे बढ़ा। मेरा नाम इसमें क्यों है? उसकी आवाज काबू में थी, लेकिन दिल बिखर रहा था। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि ये कहानी तुम दोनों से पहले शुरू हुई थी। पुलिस के कदम अब दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन कमरे के अंदर वक्त जैसे रुक गया था। आदमी ने कहना शुरू किया कि सालों पहले, जब अविनाश बहुत छोटा था, उसके पिता एक मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज पर काम हो रहा था। तुम्हारे पिता ने बीच में ही हाथ खींच लिया, उसने कहा। उन्हें लगा ये नैतिक नहीं है। अविनाश का सिर घूमने लगा। उसे अपने पिता की यादें धुंधली सी थीं, लेकिन उनके सिद्धांत साफ थे। आदमी ने आगे बताया कि उसी प्रोजेक्ट से अनाया का इलाज जुड़ा था। गलत इलाज, अधूरी रिसर्च और फिर सच्चाई छुपाने की कोशिश। तुम्हारे पिता की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, आदमी ने गुस्से से कहा। और अनाया, वो बस एक याद थी, एक मौका। अनाया ने फुसफुसाकर पूछा, तो आप मुझे ठीक करना चाहते थे या सजा देना? आदमी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। अविनाश को अब समझ आने लगा था कि अनाया सिर्फ बीमारी से नहीं जूझ रही थी, वो एक पुराने बदले का हिस्सा थी। आपने उसे मुझसे दूर इसलिए किया, अविनाश ने कहा, क्योंकि मैं आपको उसके पिता की याद दिलाता हूं। आदमी की आंखें लाल हो गईं। हाँ, उसने लगभग चीखते हुए कहा, और क्योंकि तुम्हें खोकर मैं फिर से सब कुछ खो देता। दरवाजा जोर से खुला। पुलिस अंदर आ गई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। आदमी को पकड़ लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने अनाया की तरफ देखा और कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन शब्दों में धमकी भी थी और चेतावनी भी। अनाया के हाथ से फाइल गिर गई। अविनाश ने उसे पकड़ लिया। दोनों की उंगलियां टकराईं, और उस स्पर्श में डर के साथ राहत भी थी। पुलिस उसे ले गई, लेकिन सवाल वहीं रह गए। अनाया की मां रो पड़ी।
मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, उसने कहा। अनाया ने पहली बार अपनी मां को गले लगाया। मुझे बचने दो, उसने धीमे से कहा। अविनाश चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ लड़ाइयां सिर्फ बाहर नहीं होती, कुछ अंदर भी होती हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर मेहता ने अनाया की नई रिपोर्ट समझाई। इलाज लंबा था, मुश्किल था, लेकिन मुमकिन था। अनाया ने अविनाश की तरफ देखा। मैं डरती हूं, उसने सच कहा। अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने जवाब दिया। ये कोई वादा नहीं था, ये एक फैसला था। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से रास्ता नहीं देती। जैसे ही वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकले, अविनाश का फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर एक मैसेज था, किसी अनजान नंबर से। उसने खोला, सिर्फ एक लाइन थी। अगर सच बाहर आया तो अगला नाम तुम्हारी मां का होगा। अविनाश का चेहरा सख्त हो गया। उसने फोन अनाया को दिखाया और दोनों समझ गए कि खतरा अभी टला नहीं है। अविनाश ने फोन धीरे से जेब में डाल लिया, लेकिन मैसेज उसके दिमाग में गूंजता रहा। अनाया अस्पताल के बेड पर बैठी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ नया था, डर के साथ साथ जिज्ञासा। मेरी मां, अविनाश ने कहा। शायद वो भी इस कहानी का हिस्सा है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। ऐसा कैसे? अविनाश ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से धमकी आई है वो यूं ही नहीं हो सकती। उसी शाम अविनाश अपनी मां से मिलने उनके पुराने घर पहुंचा। घर वैसा ही था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, अलमारी में किताबें और हवा में बीते हुए वक्त की गंध। उसकी मां सुमित्रा हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन अविनाश ने पहली बार उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ देखा। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, उन्होंने कहा। अविनाश ने बिना घुमाए फिराए फोन उन्हें थमा दिया। उन्होंने मैसेज पढ़ा और पल भर के लिए उनकी उंगलियां कांप गईं। मां, मुझे सच चाहिए, अविनाश ने कहा। सुमित्रा कुर्सी पर बैठ गईं। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोली। फिर धीमी आवाज में उन्होंने बताया कि सालों पहले जब अविनाश के पिता जिस रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े थे, उसमें वो भी प्रशासनिक स्तर पर शामिल थीं। उन्हें फंडिंग, कागजी काम और रिपोर्ट संभालनी पड़ती थीं। मैंने कभी इलाज में दखल नहीं दिया, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें अनदेखी कर दी। उनकी आवाज में पछतावा था। सुमित्रा ने बताया कि जब अविनाश के पिता ने प्रोजेक्ट छोड़ा तो कई ताकतवर लोग नाराज हो गए। धमकियां मिली, डर फैलाया गया। तुम्हारे पिता ने हमें उस सब से दूर रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा, और मैं डर गई। मैंने चुप रहना चुन लिया। अविनाश का दिल भारी हो गया। तो आप जानती थीं कि अनाया? उसने अधूरा छोड़ा। सुमित्रा ने सिर झुका लिया। मुझे शक था, लेकिन मैंने खुद को यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। अविनाश को गुस्सा नहीं आया, उसे बस दुख हुआ। चुप रहना भी एक फैसला होता है मां। सुमित्रा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे लगा चुप रहकर मैं तुम्हें बचा लूंगी। उस पल अविनाश को समझ आया कि डर कितनी पीढ़ियों तक फैल सकता है। अगले दिन अविनाश अनाया को सब बताने अस्पताल गया। अनाया ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर। तो मेरे दर्द की वजह सिर्फ मेरी बीमारी नहीं थी, वो डर था जो सबने अपने अपने हिस्से का ढोया। अविनाश ने उसका हाथ थामा। अब हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो ये कहकर खड़े हुए, कमरे के बाहर एक अजनबी औरत खड़ी थी। वो उम्र में सुमित्रा के आसपास की लग रही थी। उसने अनाया को देखा और मुस्कुराई। आखिर मिल ही गए, उसने कहा। अविनाश चौंक गया। आप कौन हैं? औरत ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम नीलिमा है और मैं उस प्रोजेक्ट की आखिरी जिंदा गवाह हूं। अनाया और अविनाश एक दूसरे को देखने लगे। नीलिमा ने कहा कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, उसने चेतावनी दी। सच बाहर लाना मतलब खुद को खतरे में डालना। अविनाश ने बिना सोचे कहा, हम तैयार हैं। नीलिमा ने गहरी सांस ली। तो फिर आज रात ही चलना होगा। अनाया ने हैरानी से पूछा, कहाँ? नीलिमा ने खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां बाहर अंधेरा घिर चुका था। उस जगह जहां ये सब शुरू हुआ था। उसी पल अस्पताल की लाइट्स एक सेकंड के लिए चली गईं और अंधेरे में किसी ने कहा, इन्हें जाने मत देना। अविनाश ने अनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अस्पताल की लाइट्स वापस आ चुकी थी, लेकिन अविनाश के भीतर अंधेरा और गहरा हो गया था। जिसने कहा था उन्हें जाने मत देना, उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। नीलिमा ने बिना पीछे देखे तेज कदम बढ़ाए। अगर रुक गए तो सब खत्म हो जाएगा, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। अनाया के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने अविनाश का हाथ नहीं छोड़ा। तीनों सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की पार्किंग में पहुंचे, जहां नीलिमा की पुरानी सी कार खड़ी थी।
जैसे ही वो कार में बैठे, अविनाश ने देखा कि अस्पताल के गेट की तरफ से 2 आदमी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। नीलिमा ने कार स्टार्ट की और बिना लाइट जलाए ही उसे आगे बढ़ा दिया। सड़क पर अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी आती जाती रही। वो लोग कौन थे? अविनाश ने पूछा। नीलिमा ने जवाब दिया, जो नहीं चाहते कि सच जिंदा रहे। अनाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो क्या हम कभी सुरक्षित होंगे? नीलिमा ने आईने में उसकी आंखों में देखा। सुरक्षा तब आएगी जब सच बाहर होगा। शहर पीछे छूटता गया, सड़क सुनसान होती गई। नीलिमा ने बताया कि वो जगह एक बंद पड़ा रिसर्च सेंटर है, जहां सालों पहले वो प्रोजेक्ट चलाया गया था। वहां अभी भी सबूत है, उसने कहा, लेकिन वहां पहुंचना मतलब खुद को उनके सामने रख देना। अविनाश ने एक पल के लिए अनाया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन पछतावा नहीं। उसने सिर हिलाया, वो तैयार था। करीब 1 घंटे बाद कार एक पुराने गेट के सामने रुकी। जंग लगे लोहे पर आधा मिटा हुआ नाम लिखा था। हवा में सीलन और वीरानी थी। नीलिमा ने टॉर्च निकाली। अब जो भी देखो उससे मुंह मत मोड़ना, उसने कहा। तीनों अंदर दाखिल हुए। इमारत के भीतर कदमों की आवाज गूंज रही थी। टूटी खिड़कियां, बिखरे कागज और दीवारों पर पुराने नोटिस, सब कुछ जैसे समय में अटका हुआ था। अचानक अनाया रुक गई। ये जगह, उसने फुसफुसाया, मुझे याद आ रही है। अविनाश चौंक गया। तुम यहां आई हो? अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे लगा था ये बस अस्पताल है। उसके हाथ कांपने लगे। नीलिमा ने कहा, यहीं से तुम्हारी फाइल बनी थी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां अलमारियां अब भी बंद थीं। नीलिमा ने एक फाइल निकाली। ये असली डेटा है, उसने कहा, जिसे बदलकर तुम्हें डराया गया। अविनाश ने पन्ने पलटे। हर रिपोर्ट, हर नोट, सब कुछ योजना के तहत बदला गया था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये अपराध था। तभी बाहर से आवाज आई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अविनाश का दिल जोर से धड़का। नीलिमा ने फुसफुसाकर कहा, वो आ गए। अनाया की सांसें तेज हो गईं। कदमों की आवाज नजदीक आती जा रही थी। नीलिमा ने एक और दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां से निकलो, मैं उन्हें रोकती हूं। अविनाश ने कहा, नहीं, हम साथ चलेंगे। नीलिमा ने सिर हिलाया। किसी को तो रुकना होगा। अनाया ने इसकी तरफ देखा। आप हमारे साथ चलिए। नीलिमा हल्की मुस्कुराई। मैं बहुत पहले रुक चुकी हूं। उसने अविनाश के हाथ में एक पेन ड्राइव थमा दी। इसमें सब है, अगर मैं बाहर ना आ पाऊं। उसकी आवाज रुक गई। तो सच को जिंदा रखना। दरवाजा टूटने की आवाज आई। नीलिमा ने उन्हें धक्का देकर दूसरे कमरे में भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अविनाश और अनाया अंधेरे में भागते रहे। अचानक अनाया लड़खड़ा गई। अविनाश ने उसे संभाला। तभी सामने की दीवार पर लाल बत्ती जली। एक आवाज गूंजी, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेटेड। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और अनाया का हाथ अविनाश की पकड़ से छूट गया। लाल बत्ती की रोशनी में सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। अनाया का हाथ अविनाश की उंगलियों से फिसलते ही उसे लगा जैसे उसके सीने से किसी ने दिल खींच लिया हो। अनाया, उसने चीख कर कहा, लेकिन आवाज मोटी दीवारों से टकराकर वापस आ गई। भारी लोहे के दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे और उनके बीच का फासला हर सेकंड कम होता जा रहा था। अनाया दूसरी तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने रोना नहीं चाहा। अविनाश, रुको, उसने कहा, अगर तुम आगे गए तो फंस जाओगे। लेकिन अविनाश रुक नहीं सकता था। उसने दरवाजे को हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन मशीन की ताकत इंसानी जोर से कहीं ज्यादा थी। एक झटके में दरवाजा बंद हो गया और दोनों 2 अलग अलग अंधेरी गलियों में कैद हो गए। कुछ पल तक बस उनकी सांसों की आवाजें थीं, अलग अलग, बिखरी हुई। अनाया दीवार से टिक कर बैठ गई। उसे लगा जैसे वही डर जिससे वो भागती रही थी अब उसके सामने खड़ा है। अकेलापन, बेबसी और वो ख्याल कि शायद इस बार अविनाश उसे ढूंढ न पाए। अविनाश दूसरी तरफ पागलों की तरह दीवारें टटोल रहा था। उसने जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन रोशनी कमजोर थी। हर कमरे का दरवाजा बंद था। कहीं से अलार्म की धीमी आवाज आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अनाया को अकेला नहीं छोड़ना। उसने पेन ड्राइव को मुट्ठी में कस लिया। नीलिमा की आवाज जैसे कानों में गूंज रही थी, सच को जिंदा रखना। लेकिन उसके लिए सच से ज्यादा जरूरी अनाया थी। उधर अनाया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे उठकर आसपास देखा। कमरा छोटा था, शायद कभी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता होगा। दीवार पर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर हाथ से कुछ नंबर लिखे थे। उसे अचानक बचपन की एक धुंधली याद आई। एक सफेद कमरा, इंजेक्शन की चुभन और किसी की आवाज जो कह रही थी, डरो मत, ये तुम्हारे भले के लिए है। उसका शरीर कांपने लगा। उसने आंखें बंद की, लेकिन यादें और तेज हो गईं। अविनाश ने आखिरकार एक दरवाजा देखा जिस पर लिखा था कंट्रोल रूम। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर पुराने मॉनिटर्स लगे थे जिनमें से कुछ अब भी चालू थे। स्क्रीन पर अलग अलग कमरों की धुंधली तस्वीरें थीं। उसने एक स्क्रीन पर अनाया को देखा। वो जमीन पर बैठी थी, सिर घुटनों में छुपाए हुए। अविनाश की सांस अटक गई। मैं आ रहा हूं, उसने खुद से कहा। उसने कंट्रोल पैनल को समझने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम पुराना और उलझा हुआ था।
हर बटन के साथ जोखिम था। तभी उसे एक फोल्डर दिखा जिस पर लिखा था टेस्ट सब्जेक्ट्स। दिल कांपते हुए उसने उसे खोला। उसमें अनाया का नाम सबसे ऊपर था। नीचे लिखा था मेंटल रेजिलियंस टेस्ट फेज 2। अविनाश का गुस्सा डर में बदल गया। ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये प्रयोग था। अनाया ने कमरे में रखी एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांका। दूर कहीं उसे हल्की सी रोशनी दिखी, शायद बाहर निकलने का रास्ता। उसने खुद से कहा कि वो कमजोर नहीं है, उसने इतना सह लिया है तो ये भी सह लेगी। जैसे ही वो खिड़की की तरफ बढ़ी, पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां तक पहुंच ही गई। अनाया जम गई। अंधेरे से वही आदमी बाहर आया जिसकी परछाई उसके डर का चेहरा बन चुकी थी। मैंने कहा था ना, तुम अकेली ही बेहतर हो। अविनाश ने मॉनिटर पर वो परछाई देख ली। उसका दिल जोर से धड़का। उसने कंट्रोल पैनल पर लाल बटन की तरफ हाथ बढ़ाया जिस पर लिखा था मैनुअल ओवरराइड, लेकिन नीचे एक चेतावनी चमक रही थी। एक बार सिस्टम खुला तो पूरा सेंटर लॉकडाउन में चला जाएगा। अविनाश का हाथ हवा में थम गया, क्योंकि दूसरी स्क्रीन पर अनाया उस आदमी के सामने खड़ी थी और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कंट्रोल रूम की ठंडी रोशनी में अविनाश का हाथ कांप रहा था। मैनुअल ओवरराइड के लाल बटन और स्क्रीन पर खड़ी अनाया, इन दोनों के बीच उसका दिल फंस गया था। अगर वो बटन दबाता तो पूरा सेंटर लॉकडाउन में चला जाता। शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता ही न बचे। अगर नहीं दबाता तो अनाया उस आदमी के सामने अकेली थी। सोचने का वक्त नहीं था। अविनाश ने आंखें बंद की और वही किया जो दिल ने कहा। उसने बटन दबा दिया। पूरी इमारत में तेज अलार्म गूंज उठा। लाल और सफेद लाइट्स एक साथ जलने लगी। सिक्योरिटी ब्रीच, एक यांत्रिक आवाज बार बार दोहराने लगी। अनाया चौंक गई। आदमी ने गुस्से से चारों तरफ देखा। तुमने क्या किया? उसने चिल्लाकर पूछा। अनाया ने उसका जवाब नहीं दिया। पहली बार उसके भीतर डर से ज्यादा गुस्सा था। आपने मेरी जिंदगी प्रयोग बना दी, उसने कहा। अब मैं भागूंगी नहीं। दरवाजों के लॉक खुलने लगे। भारी दरवाजे कराहते हुए पीछे हटे। अनाया ने मौका देखा और पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। आदमी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स की झटके और सायरन की आवाजों में उसका संतुलन बिगड़ गया। अनाया भागती रही, गलियों में, सीढ़ियों से नीचे। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो अपने डर से दूर जा रही है। अविनाश कंट्रोल रूम से बाहर दौड़ा। हर जगह अलार्म, धुआं और चीखती मशीनें थीं। वो अनाया का नाम पुकारता हुआ भाग रहा था। तभी उसने सामने से आते सुरक्षा कर्मियों को देखा। वो लोग इमारत खाली करा रहे हैं, उसने सोचा। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, अगर नीलिमा अंदर कहीं फंसी है तो। दूसरी तरफ अनाया ने एक खुला हुआ दरवाजा देखा जिस पर एग्जिट लिखा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते ही किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। वही आदमी उसके ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। तुम मुझसे नहीं बच सकती, उसने कहा। अनाया ने जमीन से एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से उसके हाथ पर मारी। आदमी चीखा और पीछे हट गया। उसी पल अविनाश वहां पहुंचा। उसने अनाया को उठाया। दोनों एक दूसरे को बस एक पल के लिए देख पाए। इतना ही काफी था। लेकिन तभी छत से कुछ टूट कर गिरा। धूल और मलबे का बादल उठ गया। अविनाश ने अनाया को ढक लिया। तेज आवाज हुई और सब कुछ हिल गया। अनाया को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जब धूल बैठी, अनाया ने आंखें खोली। अविनाश उसे नहीं दिख रहा था। उसने चारों तरफ देखा। मलबे के नीचे किसी का हाथ दबा हुआ था। वो अविनाश का हाथ था। अविनाश, उसने चीख कर कहा। उसने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन मलबा बहुत भारी था। अविनाश की आंखें आधी बंद थीं। तुम ठीक हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अनाया रोने लगी। मैं ठीक हूं, तुम उठो। सायरन अब दूर होते जा रहे थे। शायद लोग इमारत से निकल चुके थे। अनाया अकेली थी, मलबे के नीचे फंसे अविनाश के साथ। तभी उसे दूर से पुलिस की आवाजें सुनाई दी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तभी अविनाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अगर वो मुझे यहां से निकालते हैं तो ये सबूत खो जाएगा। उसने जेब से पेन ड्राइव निकाली और अनाया की हथेली में रख दी। ये जरूरी है। अनाया का दिल बैठ गया। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अविनाश ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी प्यार बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत भारी हो जाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और अनाया की चीख बारिश में घुल गई। बारिश तेज हो चुकी थी। अनाया की चीख भीगती जमीन में दबती जा रही थी, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था कि अविनाश की पकड़ यूं ही ढीली पड़ सकती है। उसने दोनों हाथों से मलबा हटाने की कोशिश की। उंगलियां छिल गईं, हथेलियां कांपने लगीं, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। तुम कुछ मत बोलो, उसने रोते हुए कहा, बस मेरी तरफ देखो। अविनाश की सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं, जैसे उसे छोड़ना ही सबसे मुश्किल काम हो।
दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें नजदीक आती महसूस हुई। अनाया ने पूरी ताकत से चिल्लाया। कुछ ही मिनटों में टॉर्च की रोशनी उन तक पहुंची। यहाँ है, अनाया ने हाथ हिलाकर कहा। रेस्क्यू टीम दौड़ती हुई आई। अविनाश को देखकर सबकी आवाज धीमी हो गई। हमें जल्दी करना होगा, किसी ने कहा। अनाया को पीछे हटने को कहा गया, लेकिन वो नहीं हटी। मैं यहीं रहूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ जिद थी। जब मलबा हटाया गया, अविनाश को स्ट्रेचर पर रखा गया। उसकी आंखें बंद थीं। अनाया ने उसका हाथ पकड़ रखा था। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए और सायरन गूंज उठा। रास्ते भर अनाया उसकी छाती को उठते गिरते देखती रही, जैसे हर सांस गिन रही हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। अनाया बाहर की कुर्सी पर बैठ गई। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे और जेब में पेन ड्राइव उसे भारी लग रही थी, जैसे सच का बोझ। घंटों बीत गए। हर गुजरता मिनट अनाया के भीतर कुछ तोड़ता रहा। उसे नीलिमा की याद आई। वो कहीं नहीं दिखी। उसे डर लगा कि शायद वो इस सब में खो गई हो। तभी एक नर्स बाहर आई और अनाया की तरफ देखा। आप उनकी क्या लगती हैं? अनाया ने बिना सोचे कहा, सब कुछ। नर्स कुछ पल रुकी, फिर बोली, ऑपरेशन लंबा है। अनाया ने दीवार से सिर टिका लिया। पहली बार उसे लगा कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो इंतजार बन जाता है। उसके हाथ अपने आप पेट पर चले गए, जहां दर्द की हल्की सी लहर उठी। शायद तनाव था, शायद थकान। उसने नजरें झुका ली। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था, उसी अनजान नंबर से। अगर वो बच भी गया तो तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। अनाया की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसी पल ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर बाहर आए। अनाया उछलकर खड़ी हो गई। वो ठीक है? उसकी आवाज टूट गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने उसे स्थिर कर लिया है, उन्होंने कहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले, राहत और डर दोनों साथ। तभी डॉक्टर ने आगे कहा, और एक बात है, जब हमारे पास उन्हें लाया गया तब उनकी जेब में एक पुरानी रिपोर्ट थी। अनाया चौंक गई। कौन सी रिपोर्ट? डॉक्टर ने उसे देखा। एक ऐसी रिपोर्ट जो बताती है कि ये पहली बार नहीं है जब उसकी जिंदगी इस रिसर्च से जुड़ी हो। अनाया का दिल जोर से धड़का, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अविनाश बचेगा या नहीं। सवाल ये था कि उसका अतीत क्या फिर से उन्हें अलग करने वाला है। अनाया डॉक्टर की बात सुनकर वहीं जड़ हो गई। पहली बार नहीं। उसके होंठ मुश्किल से हिले। डॉक्टर ने फाइल खोलकर उसे कुछ पन्ने दिखाए। वो पुरानी रिपोर्ट थी, सालों पहले की, जब अविनाश कॉलेज में भी नहीं था। उसमें एक हादसे का जिक्र था, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल और उसके बाद लंबा इलाज। उसे बचपन में एक ऐसी दवा दी गई थी, डॉक्टर ने कहा, जो उसी रिसर्च से जुड़ी थी। शायद उसके पिता ने उसे बचाने की आखिरी कोशिश में ऐसा किया। अनाया का सिर घूमने लगा। उसे एहसास हुआ कि अविनाश सिर्फ इस लड़ाई में कूद नहीं पड़ा था, वो पहले से ही इसका हिस्सा था, बिना जाने। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे बैठे अनाया को वो सारी बातें याद आने लगीं जो अविनाश ने कभी अधूरी छोड़ दी थीं। उसका अचानक चुप हो जाना, किसी बात पर जरूरत से ज्यादा घबराना और ये कहना कि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। शायद वो अपने ही अतीत से भाग रहा था। कुछ देर बाद नर्स ने आकर बताया कि अविनाश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। अनाया ने कांच के उस पार उसे देखा, मशीनों से घिरा, बेहोश लेकिन जिंदा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक सांस का उधार दे दिया हो। उसी शाम पुलिस ने अनाया से पेन ड्राइव के बारे में पूछताछ की। उसने सब कुछ उन्हें सौंप दिया, डर के साथ लेकिन बिना पछतावे के। अफसर ने कहा कि इस केस की जांच बड़े स्तर पर जाएगी और कई नाम सामने आ सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा, उसने कहा। अनाया ने सिर हिलाया। उसे अब डर कम और थकान ज्यादा महसूस हो रही थी। रात गहरी हो चुकी थी जब अनाया अस्पताल के कॉरिडोर में अकेली बैठी थी। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया। सामने एक आदमी खड़ा था, सूट में, शांत चेहरे के साथ। आप अनाया हैं? उसने पूछा। अनाया सतर्क हो गई। आप कौन हैं? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। मैं उस कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं जिसका नाम इस केस में आने वाला है। अनाया का दिल जोर से धड़का। उस आदमी ने बिना भूमिका के कहा कि हम चाहते हैं कि आप और अविनाश दोनों इस केस से बाहर हो जाएं। अनाया हंस दी, कड़वी, थकी हुई हंसी। और अगर हम मना कर दें तो? आदमी की आंखें ठंडी हो गईं। तो अविनाश का इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये धमकी सीधी थी, बिना शब्दों के खेल के। अनाया ने आईसीयू की तरफ देखा, जहां अविनाश जिंदगी और मौत के बीच था। उसे पहली बार समझ आया कि ये लड़ाई अब सिर्फ सच की नहीं रही, ये प्यार की परीक्षा बन चुकी है। आदमी ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। सोच लीजिए, उसने कहा। सुबह तक। आदमी चला गया, लेकिन उसके शब्द वहीं रह गए।
अनाया ने कांपते हाथों से कार्ड देखा। उसी पल उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अविनाश की मां सुमित्रा का नाम चमक रहा था। अनाया ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य आया, अनाया, अविनाश को होश आ गया है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहत की सांस ली और उठ खड़ी हुई। लेकिन अगले ही पल नर्स दौड़ती हुई आई। आपको आईसीयू में नहीं जाना चाहिए, उसने घबरा कर कहा। अभी अभी वहां कुछ गड़बड़ हुई है। अनाया का दिल बैठ गया, क्योंकि जिस पल अविनाश होश में आया था उसी पल किसी और ने भी उस कमरे में कदम रखा था। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आईसीयू के बाहर खड़ी वो नर्स बार बार कह रही थी कि अभी अंदर जाना मना है, लेकिन अनाया के कदम खुद ब खुद उस कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। भीतर मशीनों की आवाजें तेज थीं, मॉनिटर पर धड़कन की लाइनें ऊपर नीचे हो रही थीं, और बेड पर अविनाश, उसकी आंखें खुली हुई थीं, थोड़ी धुंधली, थोड़ी घबराई हुई। वो होश में था। अनाया की आंखें भर आईं। उसने कांच पर हाथ रख दिया, जैसे उस पार से उसे छू सकती हो। लेकिन तभी उसने देखा कि अविनाश की नजर अनाया पर नहीं थी। वो दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े किसी और को देख रहा था। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया, होंठ हिले, और उसने एक नाम लिया, ऐसा नाम जिसकी उम्मीद अनाया को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर तुरंत उसकी तरफ झुके। कौन? उन्होंने पूछा। अविनाश की आवाज कमजोर थी लेकिन साफ। नीलिमा। अनाया का सिर घूम गया। नीलिमा? क्या वो उस रात रिसर्च सेंटर में पीछे रह गई थी, या अविनाश कुछ और देख रहा था? कोई याद, कोई डर? डॉक्टरों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अविनाश की धड़कन तेज होने लगी। उसे मत जाने देना, वो बुदबुदाया। वो सब जानती है। अनाया की सांसें अटक गईं। अगर नीलिमा जिंदा थी तो इसका मतलब ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उसकी हालत अभी नाजुक है, वो भ्रम में है, ज्यादा सवाल ठीक नहीं। अनाया ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान था। तभी आईसीयू के कोने से एक व्हीलचेयर आगे बढ़ी। उस पर बैठी औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अनाया की आंखें फैल गई। वो नीलिमा थी, जिंदा, थकी हुई, लेकिन मुस्कुराती हुई। मुझे लगा था तुम आओगी, नीलिमा ने कहा। अनाया कुछ बोल नहीं पाई। वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। नीलिमा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन नेटवर्क अभी भी जिंदा है, और सबसे खतरनाक कड़ी अभी सामने नहीं आई है। अनाया को वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव याद आ गया जिसने सुबह तक का वक्त मांगा था। वो लोग अविनाश को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अनाया ने कहा। नीलिमा ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके शरीर में वो दवा अब भी असर कर रही है। अनाया को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मतलब? नीलिमा ने कहा, मतलब अविनाश उनके लिए सिर्फ गवाह नहीं है, वो सबूत है, चलता फिरता। अनाया ने आईसीयू की तरफ देखा। अविनाश बेड पर लेटा था, अनजान, असुरक्षित। उसे एहसास हुआ कि शायद सबसे बड़ा सच अभी बोला ही नहीं गया है। उसी पल अस्पताल की लाइट्स फिर से झपकने लगी। मॉनिटर की आवाजें तेज हो गईं। एक नर्स चिल्लाई, पावर ड्रॉप। और उसी अफरा तफरी में अनाया ने देखा कि एक आदमी आईसीयू के अंदर दाखिल हो रहा है, डॉक्टर के भेष में। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल बहुत जानी पहचानी थी। नीलिमा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वही है, उसने फुसफुसा कर कहा। और उसी पल आईसीयू का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। आईसीयू का दरवाजा बंद होते ही बाहर खड़े लोग घबरा गए। नर्सें एक दूसरे को पुकारने लगी। डॉक्टर पावर बैकअप की तरफ दौड़े, और अनाया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। कांच के उस पार उसे अविनाश दिख रहा था, अकेला, बेहोशी और होश के बीच झूलता हुआ। अंदर खड़ा वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। नीलिमा ने अनाया की कलाई पकड़ ली। अगर वो उसके पास पहुंच गया, उसने कांपती आवाज में कहा, तो या तो वो सबूत मिटा देगा या अविनाश को। अनाया ने बिना कुछ सोचे दरवाजे पर हाथ मारा। खोलो, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अलार्म की आवाजें और तेज हो गईं। अस्पताल का माहौल अराजक हो चुका था। आईसीयू के अंदर वो आदमी अविनाश के सिराहने खड़ा हो गया। उसने मशीनों पर एक नजर डाली और फिर सिर झुकाकर उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम बहुत कीमती हो। अविनाश की उंगलियां हिली, उसकी सांसें तेज हो गईं। आदमी ने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली। तरल हल्का नीला था। बस थोड़ा सा, उसने कहा, और सब शांत हो जाएगा। बाहर अनाया ने दीवार पर लगे आपातकालीन बटन को देखा। उसने पूरी ताकत से उसे दबा दिया। एक तेज आवाज हुई, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। नीलिमा ने फुसफुसा कर कहा, यह सिस्टम अंदर से ओवरराइड किया गया है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। उसने कांच के उस पार अविनाश की तरफ देखा। मेरी तरफ देखो, उसने बिना आवाज के कहा। अंदर जैसे किसी ने पुकारा हो, अविनाश की पलकों ने हरकत की। उसकी आंखें खुली, धुंधली लेकिन सच को पहचानती हुई।
उसने उस आदमी का चेहरा देखा। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। एक लैब, वही नीला तरल, और वही आवाज जो कह रही थी कि ये इलाज है। उसका शरीर कांप उठा। नहीं, उसने कमजोर आवाज में कहा। आदमी ने मुस्कुराकर सिरिंज आगे बढ़ाई। तुम्हें अब भी डर लगता है? उसी पल आईसीयू के अंदर की लाइट्स पूरी तरह बुझ गईं। अंधेरा छा गया। मॉनिटर की बीपिंग तेज हो गई। अराजकता में आदमी ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ झटक दिया। उससे दूर हटो, एक और आवाज गूंजी। लाइट्स वापस आईं और अविनाश ने देखा नीलिमा आईसीयू के अंदर खड़ी थी। उसके हाथ में सिक्योरिटी कार्ड था और आंखों में गुस्सा। खेल खत्म हुआ, उसने कहा। लेकिन तभी उस आदमी ने जोर से नीलिमा को धक्का दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। सिरिंज फिसलकर जमीन पर टूट गई। तरल फैल गया। डॉक्टर और सिक्योरिटी अंदर घुस आए। आदमी को पकड़ लिया गया, लेकिन जाते जाते उसने अविनाश की तरफ देखा। तुम अब भी हमारे हो, उसने कहा। अविनाश हाँफ रहा था। अनाया दरवाजे के बाहर सब देख रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो अंदर दौड़ी। उसने अविनाश का हाथ पकड़ा। मैं यही हूं, उसने कहा। अविनाश ने उसकी तरफ देखा, पहली बार पूरी तरह होश में। मुझे सब याद आ रहा है, उसने धीमे से कहा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। क्या याद आ रहा है? अविनाश ने सांस ली। वो वादा जो मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। अविनाश का हाथ अनाया की हथेली में था, लेकिन उसकी उंगलियों की पकड़ जैसे किसी और वक्त से जुड़ी हुई थी। उसकी आंखें छत पर टिक गईं, जैसे वहां कोई दृश्य चल रहा हो जो सिर्फ वही देख सकता था। वो वादा, उसने फिर से कहा। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। अनाया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन सा वादा? अविनाश ने आंखें बंद की। खुद से किया हुआ, उसने कहा, कि अगर मैं कभी उस अंधेरे से बाहर निकला तो किसी को अपने साथ वहां नहीं घसीटूंगा। अनाया की सांस अटक गई। उसे समझ आने लगा था कि अविनाश ने उसे क्यों दूर रखने की कोशिश की थी, क्यों हर बार डर के बावजूद वो पीछे हट जाता था। अविनाश ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे हर शब्द के साथ कोई बंद दरवाजा खुल रहा हो। उसने बताया कि बचपन के उस इलाज के बाद उसे सालों तक डरावने सपने आते थे। लैब, नीली दवा और वो आवाजें जो उसे खास कहती थीं। मुझे लगता था कि मैं जिस किसी के करीब जाऊंगा उसे भी वही सब झेलना पड़ेगा। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझे चुन लिया, उसने फुसफुसाकर कहा। और वही मेरी गलती थी, या शायद मेरी पहली सच्ची हिम्मत। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बस डर था खो देने का। अनाया ने सिर हिलाया। तुम्हें अकेले मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। प्यार का मतलब बोझ नहीं होता। अविनाश ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी ने उसके सीने से सालों पुराना पत्थर हटा दिया हो। दरवाजे के पास नीलिमा खड़ी थी। उसका सिर पट्टी से बंधा था, लेकिन नजरें तेज। नेटवर्क बिखर रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं टूटा। वो लोग अब भी चाहते हैं कि अविनाश गायब हो जाए। अनाया का चेहरा सख्त हो गया। हम भागेंगे नहीं, उसने कहा। नीलिमा ने सिर हिलाया। इसीलिए मैं यहां हूं। हमें पहले वार करना होगा, कानूनी, सार्वजनिक, हर मोर्चे पर। डॉक्टर अंदर आए और बोले कि अविनाश की हालत बेहतर है, लेकिन उसे गवाह सुरक्षा में रखना पड़ेगा। कुछ समय तक आप दोनों अलग रहेंगे। ये शब्द अनाया के दिल में चुभ गए। अविनाश ने उसकी तरफ देखा। वो वादा याद है, उसने कहा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं घसीटूंगा। अनाया ने उसकी हथेली दबाई। और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसने जवाब दिया। कुछ घंटों बाद जब रात फिर गहरी होने लगी, अविनाश को दूसरे विंग में शिफ्ट किया जा रहा था। अनाया बाहर खड़ी देख रही थी, जैसे हर कदम को आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज। इस बार नंबर अनजान नहीं था, प्राइवेट लिखा था। उसने खोला। वादे अच्छे होते हैं अनाया, जब तोड़े न जाएं। उसका दिल जोर से धड़का। उसी पल स्ट्रेचर के पास चल रहे एक नर्स ने अविनाश की ओर झुककर कुछ कहा। अविनाश का चेहरा बदल गया। उसने अनाया की तरफ देखा, एक पल के लिए, और उसकी उंगलियां अनाया की पकड़ से फिसल गईं। स्ट्रेचर मुड़ गया। दरवाजा बंद हुआ और अनाया अकेली रह गई, इस एहसास के साथ कि किसी ने फिर से खेल शुरू कर दिया है। अनाया उसी जगह खड़ी रह गई जहां स्ट्रेचर उसकी नजरों से ओझल हुआ था। कॉरिडोर की सफेद लाइट्स अब उसे चुभने लगी थी। गवाह सुरक्षा जैसे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर अटका था, वो नर्स और अविनाश का अचानक बदला हुआ चेहरा। उसने जेब से फोन निकाला और उस मैसेज को फिर से पढ़ा। वादे अच्छे होते हैं अनाया, जब तोड़े न जाएं। भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन लहजा जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कोई बहुत पास से, बहुत आराम से धमकी दे रहा हो। अनाया ने नीलिमा को ढूंढा।
वो अस्पताल के एक कोने में पुलिस अफसरों से बात कर रही थी। कुछ गड़बड़ है, अनाया ने कहा। अविनाश को शिफ्ट करते वक्त कोई और था। नीलिमा का चेहरा सख्त हो गया। नर्स का नाम? अनाया ने सिर हिलाया। नाम नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज, वो बहुत शांत थी। नीलिमा ने अफसर की तरफ मुड़कर कहा, हमें शिफ्ट लॉग चाहिए, अभी। कुछ ही देर में पता चला कि जिस नर्स ने अविनाश से बात की थी, उसका नाम सिस्टम में दर्ज ही नहीं था। कोई आईडी नहीं, कोई ड्यूटी चार्ट नहीं। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो, नीलिमा ने उसकी बात पूरी की, अंदर की घुसपैठ। और ये घुसपैठ सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। उधर अविनाश को एक अलग विंग में ले जाया गया था। कमरा छोटा, खिड़कियां सील और बाहर 2 गार्ड। उसे बताया गया कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, नर्स की। अगर अनाया जिंदा रहना चाहती है तो तुम यहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे। अविनाश का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह सौदा था। उसने गार्ड को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। कमरे की दीवार पर लगा छोटा सा कैमरा लाल बत्ती की तरह जल रहा था। अविनाश ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो सबसे पहले चोट अनाया को पहुंचेगी। उसी पल उसे अपना वादा याद आया, उसे अंधेरे में न घसीटने का। शायद इसी वजह से उसे दूर रखना जरूरी था। इधर अनाया चैन से बैठ नहीं पा रही थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब अविनाश की उंगलियां उसकी पकड़ से छूटी थीं। उसने तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। नीलिमा के साथ मिलकर उसने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मांगे। एक कैमरे में वो नर्स दिखी, चेहरा आधा ढका, चाल भरोसेमंद। और जाते जाते उसने जानबूझकर कैमरे की तरफ देखा, जैसे चाहती हो कि अनाया देखे। नीलिमा ने स्क्रीन पर जूम किया। ये नर्स नहीं है, उसने कहा। ये वही लीगल नेटवर्क का हिस्सा है। अनाया की आंखों में गुस्सा भर आया। तो वो अविनाश को फिर से कंट्रोल कर रहे हैं। नीलिमा ने सिर हिलाया। और तुम्हें उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। रात के करीब 2 बजे अनाया के फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार सिर्फ एक लोकेशन थी, अस्पताल से बहुत दूर नहीं। नीचे लिखा था, अगर उसे सुरक्षित देखना चाहती हो तो अकेली आओ। अनाया ने बिना सोचे जैकेट उठाई। नीलिमा ने उसका रास्ता रोका। ये जाल हो सकता है। अनाया की आवाज कांपी, लेकिन फैसला पक्का था। अगर मैं नहीं गई तो वो उसे तोड़ देंगे। उधर अविनाश कमरे में बैठा छत घूर रहा था। दरवाजे के नीचे से एक कागज सरका। उसने उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उसने आने का फैसला कर लिया है। अविनाश की सांसें रुक गईं, क्योंकि अब खेल सिर्फ सच या झूठ का नहीं था। अब दांव अनाया थी। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन अनाया के भीतर कुछ जल रहा था। उसने लोकेशन दोबारा देखी। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना वेयरहाउस। टैक्सी से उतरते ही उसे एहसास हो गया कि ये जगह जानबूझकर चुनी गई है। आसपास न लोग, न रोशनी, बस टूटी हुई सड़क और जंग लगे शटर। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि डर को दिखने नहीं देना है। अगर वो टूट गई तो अविनाश हार जाएगा। वेयरहाउस का शटर आधा खुला था। अंदर पीली सी लाइट जल रही थी। अनाया ने कदम रखा और पीछे से शटर अपने आप बंद हो गया। तेज आवाज गूंजी। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने पलटकर भागने की कोशिश नहीं की। मैं आ गई हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा। अब सामने आओ। कुछ पल की खामोशी के बाद तालियों की धीमी आवाज गूंजी। अंधेरे से वही औरत बाहर आई, वो जो नर्स बनकर अस्पताल में थी। अब उसने कोई भेष नहीं पहना था। खुले बाल, ठंडी मुस्कान और आंखों में अजीब सी स्थिरता। तुम उम्मीद से ज्यादा बहादुर हो, उसने कहा। अनाया ने दांत भींचे। अविनाश कहाँ है? औरत मुस्कुराई। सुरक्षित है, फिलहाल। वो शब्द अनाया के लिए जहर जैसे थे। औरत ने बताया कि उसका नाम रिया है और वो उस नेटवर्क की क्लीनर है जो गलतियां ठीक करती है, लोगों को चुप कराती है। अविनाश हमारे लिए बहुत कीमती है, उसने कहा। उसके शरीर में वो डेटा है जो किसी फाइल से ज्यादा काम का है। अनाया की आंखों में गुस्सा भर आया। वो इंसान है, उसने कहा। औरत ने कंधे उचका दिए। इंसान या प्रोजेक्ट, ये देखने का नजरिया है। रिया ने अनाया के सामने एक डील रखी। अगर अनाया सार्वजनिक बयान दे दे कि सब कुछ एक गलत फहमी थी, रिसर्च सेंटर में जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था और अविनाश सिर्फ एक भ्रमित गवाह है, तो अविनाश को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। और अगर मैंने मना कर दिया तो? अनाया ने पूछा। रिया की मुस्कान गायब हो गई। तो वो फिर से इलाज से गुजरेगा। इस बार शायद वापस ना आ पाए। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया।
उसे वो रात याद आई जब अविनाश ने कहा था कि वो किसी को अपने अंधेरे में नहीं घसीटेगा। शायद इसी वजह से वो आज अकेली खड़ी थी। मुझे सोचने का वक्त चाहिए, अनाया ने कहा। रिया ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। उसी पल अनाया के फोन पर एक और कॉल आया। स्क्रीन पर एक अनजान कॉल। रिया ने भौं उठाई। लो, बात कर लो। अनाया ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ अविनाश की आवाज थी, कमजोर लेकिन साफ। अनाया, कुछ भी मानना मत, उसने कहा। मैं ठीक हूं, और अगर तुमने झुकी तो ये कभी खत्म नहीं होगा। रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट चुका था। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुमने अपना जवाब चुन लिया है। उसी पल वेयरहाउस के पीछे का दरवाजा खुला। 2 आदमी अंदर आए। अनाया का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगी तो सारा सच बाहर आ जाएगा। रिया हंसी। सच तभी बाहर आता है जब कोई जिंदा रहे। उसी पल बाहर से सायरन की आवाज आई। रिया चौंक गई, अनाया भी। दरवाजे के पास रोशनी चमकी। किसी ने चिल्लाकर कहा, पुलिस, कोई हिलेगा नहीं। अफरा तफरी मच गई। रिया ने अनाया की तरफ देखा, गुस्से और हैरानी के साथ। तुमने हमें धोखा दिया? अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैंने डर को। लेकिन तभी रिया ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बाहर पुलिस अंदर घुस रही थी। रिया ने फुसफुसा कर कहा, अगर मैं गिरूंगी तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। और उसी पल उसने अनाया को पीछे की सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया। अनाया का पैर फिसला। सीढ़ियां अंधेरे में डूब गईं और उसका हाथ हवा में लहराता रह गया। अनाया का शरीर अंधेरे में लुढ़कता चला गया। सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। हर टकराव के साथ उसे लगा जैसे जिंदगी उससे कुछ और छीन रही है। सांस, ताकत, आवाज। आखिरी सीढ़ी पर उसका सिर दीवार से टकराया और सब कुछ अचानक शांत हो गया। शोर, सायरन, चीखें सब दूर चले गए। बस कानों में एक धीमी सी गूंज बची। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकों में जैसे वजन भर गया हो। ऊपर वेयरहाउस में अफरा तफरी मची थी। पुलिस ने रिया को दबोच लिया था, लेकिन वो लगातार चिल्ला रही थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें लगता है एक लड़की सब कुछ गिरा देगी? उसकी हंसी में पागलपन था। नेटवर्क लोग नहीं होते, सिस्टम होते हैं। किसी ने उसे खींचकर बाहर ले गए, लेकिन उसके शब्द हवा में रह गए, जहरीले, चिपकते हुए। उधर अस्पताल के उस बंद कमरे में अविनाश बेचैन होकर टहल रहा था। अचानक उसके सीने में अजीब सी कसक उठी, जैसे किसी ने उसे अंदर से पुकारा हो। तभी दरवाजा खुला और नीलिमा तेज कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अनाया, बस इतना ही बोली। अविनाश का दिल बैठ गया। क्या हुआ? उसकी आवाज कांप गई। नीलिमा ने सच को शब्दों में ढालने की कोशिश की, लेकिन शब्द बिखर गए। वो वेयरहाउस में थी और सीढ़ियों से गिर गई। अविनाश ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद उसके भीतर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, नहीं। उसने गार्ड को धक्का दिया, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन रास्ता रोक लिया गया। आप बाहर नहीं जा सकते, किसी ने कहा। अविनाश की आंखों में गुस्सा और डर एक साथ चमक उठा। अगर उसे कुछ हुआ, उसने दांत भींचकर कहा, तो ये दीवारें मुझे नहीं रोक पाएंगी। एम्बुलेंस की तेज रोशनी वेयरहाउस के पीछे चमक रही थी। स्ट्रेचर पर अनाया को लिटाया गया। उसके चेहरे पर खून की हल्की लकीर थी, आंखें बंद थीं और सांसें बहुत हल्की। पैरामेडिक ने कहा, पल्स कमजोर है। वो शब्द हवा में गिरकर टूट गए। नीलिमा दूर से सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ सिस्टम के खिलाफ नहीं थी, ये 2 लोगों के जिंदा रहने की जंग बन चुकी थी। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए, सायरन गूंजा। अस्पताल की तरफ दौड़ती गाड़ी के भीतर अनाया के होंठ हिले। शायद किसी का नाम, शायद कोई अधूरा वाक्य। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी सांस रोक कर देख रहा हो। उसी वक्त अविनाश के कमरे की स्क्रीन पर एक लाइव फीड खुली। किसी ने जानबूझकर उसे ऑन किया था। धुंधली तस्वीर में एम्बुलेंस दिख रही थी और नीचे एक मैसेज चमक रहा था, देख रहे हो, प्यार बहुत जल्दी मिला था, अब बहुत भारी पड़ रहा है। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कांच के उस पार अनाया को पकड़ लेगा। मैं आ रहा हूं, उसने फुसफुसा कर कहा। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और कमरे में सिर्फ एक आखिरी लाइन बची, अगर वो बची तो कीमत तुम्हें चुकानी होगी। एम्बुलेंस की लाल नीली लाइट्स बारिश में घुलती जा रही थी। अनाया का शरीर स्ट्रेचर पर स्थिर था, जैसे उसने खुद को दर्द से अलग कर लिया हो। पैरामेडिक उसकी पल्स चेक कर रहा था, ऑक्सीजन मास्क ठीक कर रहा था, लेकिन उसके माथे की सिलवटें कुछ और ही कह रही थीं। ब्लड प्रेशर गिर रहा है, उसने ड्राइवर को कहा। हमें जल्दी करना होगा। गाड़ी और तेज हो गई। हर मोड़ पर अनाया का सिर हल्के से हिलता, जैसे जिंदगी उसे छोड़ने से पहले आखिरी बार जगा रही हो। अस्पताल पहुंचते ही उसे सीधे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर दौड़े, नर्सें चिल्लाईं, स्ट्रेचर दरवाजों से गुजरा। हेड इंजरी, कोई बोला। इंटरनल ब्लीडिंग का शक है,
शब्द अनाया तक नहीं पहुंचे। वो अब किसी और ही जगह थी, जहां दर्द आवाज नहीं करता। उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हों। किसी ने नोटिस नहीं किया। उसी वक्त अविनाश उस कमरे में बैठा था, जहां दीवारें बहुत पास लगने लगी थीं। स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी, लेकिन धमकी उसके दिमाग में जल रही थी। तभी दरवाजा खुला और 2 अफसर अंदर आए। उनके साथ वही सूट वाला आदमी था, कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके चेहरे पर पेशेवर सहानुभूति थी। हमें बात करनी होगी, उसने कहा। अविनाश ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू और आग दोनों। अनाया कहाँ है? उसने पूछा। आदमी ने पल भर रुक कर कहा, सर्जरी में। और कीमत? अविनाश ने दांत भींच कर कहा। आदमी ने फाइल खोली। आप सार्वजनिक रूप से बयान देंगे कि सारी गवाही दबाव में दी गई थी और इस केस से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। अविनाश हंसा, एक सूखी थकी हंसी। और अगर मैं मना कर दूं? आदमी की आवाज ठंडी हो गई। तो अनाया का इलाज जटिल हो सकता है। अविनाश की छाती में कुछ टूट गया। उसे वो रात याद आई जब उसने खुद से वादा किया था कि किसी को अपने अंधेरे में नहीं घसीटेगा। शायद यही वो पल था जहां इस वादे की असली कीमत चुकानी थी। उसने आंखें बंद की। अगर मैं मान जाऊं? उसने पूछा, तो वो सुरक्षित रहेगी? आदमी ने सिर हिलाया। हम ये सुनिश्चित कर देंगे। अविनाश ने कागज की तरफ देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसी पल नीलिमा अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं। मत करो, उसने फुसफुसाया। अगर तुम झुक गए तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अविनाश ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं झुका तो शायद वो आज की रात नहीं देख पाएगी। नीलिमा चुप हो गई। कुछ लड़ाइयां तर्क से नहीं, प्यार से हारी जाती हैं। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। समय खिंच रहा था। हर मिनट एक सवाल बनकर खड़ा था। नर्स ने बाहर आकर कहा, हमें परिवार की सहमति चाहिए। अनाया की मां ने कांपते हाथों से फॉर्म साइन किया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसे बचा लो, बस यही बोली। कमरे में वापस अविनाश ने पेन उठाया। साइन करने से पहले उसने आखिरी बार पूछा, वो मुझे देख पाएगी? आदमी ने कहा, अगर सब ठीक रहा। अविनाश ने दस्तखत कर दिए। जैसे ही पेन कागज से उठा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से कुछ खींच लिया हो। नाम, आवाज, हक। आदमी ने फाइल बंद की और मुस्कुराया। समझदारी का फैसला। उसी पल ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती बुझ गई। सभी की सांसें थम गईं। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। अनाया की मां आगे बढ़ी। वो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने उसे स्थिर कर लिया है, उन्होंने कहा। राहत की एक लहर दौड़ गई, लेकिन अगली लाइन ने सब रोक दिया। लेकिन अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अविनाश की आंखों में आंसू भर आए। उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो भारी थी। तभी उसके फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, उसी प्राइवेट चैनल से। सौदा पूरा हुआ, अब दूरी बनाए रखो। अविनाश ने स्क्रीन देखी। उसी वक्त एक नर्स आई और बोली, मरीज होश में आ रही है, लेकिन वो किसी का नाम ले रही है। अविनाश उछल कर खड़ा हो गया। किसका? नर्स ने कहा। वो, अविनाश कह रही है। उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि सौदे की शर्त यही थी कि वो उससे मिल नहीं सकता। अनाया के होंठ बार बार एक ही नाम दोहरा रहे थे, और हर बार वो नाम अविनाश के सीने में किसी हथौड़े की तरह गिर रहा था। आईसीयू के बाहर खड़ा वो सब सुन सकता था, लेकिन अंदर नहीं जा सकता था। नर्स ने साफ शब्दों में कहा था कि फिलहाल सिर्फ परिवार को ही अंदर जाने की इजाजत है। लेकिन अविनाश जानता था, ये सिर्फ अस्पताल का नियम नहीं था। ये उस सौदे की पहली दीवार थी जिसे उसने खुद खड़ा किया था। उसने कांच के उस पार देखा। अनाया की आंखें अध खुली थीं, उलझी हुई, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। अनाया की मां उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, उन्होंने धीमे से कहा। मैं क्या कहूं उसे? अविनाश का गला सूख गया। कुछ मत कहिए, उसने मुश्किल से कहा। बस कह दीजिए कि वो सुरक्षित है। ये झूठ नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं था। और शायद सबसे दर्दनाक बात यही थी। घंटे बीतते गए। अनाया को फिर से हल्की बेहोशी में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि यह दवाइयों का असर है, लेकिन चेतावनी भी दी, अगर वो भावनात्मक तनाव में गई तो रिकवरी मुश्किल हो सकती है। अविनाश ने सिर हिला दिया, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि दूर रहना सही है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसी प्राइवेट चैनल से एक और मैसेज आया। अच्छा किया, उसे देखने की कोशिश मत करना। अविनाश ने फोन जेब में डाल लिया, लेकिन शब्द उसके भीतर जलते रहे। नीलिमा उसके पास आकर बैठ गई। तुम टूट रहे हो, उसने कहा। अविनाश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं उसे जिंदा रख रहा हूं। नीलिमा ने सिर हिलाया। और खुद को? उस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम ढलने लगी। अस्पताल की खिड़कियों से नारंगी रोशनी अंदर आ रही थी। अनाया को थोड़ी देर के लिए होश आया। उसकी आंखें घूमती हुई दरवाजे पर रुकी। वो आया? उसने बहुत हल्की आवाज में पूछा। उसकी मां ने उसका माथा सहलाया। वो यही है,
उन्होंने कहा, आधा सच आधा धाड़स। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर अंदर क्यों नहीं आया? उस सवाल में दर्द था, शिकायत नहीं। उसी पल अविनाश ने बाहर से ये शब्द सुन लिए। उसके कदम अपने आप आगे बढ़े, लेकिन तभी उसके सामने वही सूट वाला आदमी आकर खड़ा हो गया। याद रखिए, उसने शांत स्वर में कहा, एक कदम भी गलत हुआ तो इलाज रुक सकता है। अविनाश की मुट्ठियां कस गईं। उसे एहसास हुआ कि यह सौदा उसे बचाने के लिए नहीं था, ये उसे तोड़ने के लिए था। रात गहरी हो गई। अस्पताल शांत हो चला था। अनाया सो रही थी, लेकिन उसकी भौहें अब भी सिमटी हुई थीं। सपनों में भी वो किसी को ढूंढ रही थी। अविनाश बाहर बेंच पर बैठा रहा पूरी रात। उसने खुद से 100 बार कहा कि वो सही कर रहा है, लेकिन हर बार दिल ने जवाब दिया, अगर सही होता तो इतना दर्द नहीं होता। सुबह होते ही नीलिमा दौड़ती हुई आई। कुछ बदल गया है, उसने कहा। नेटवर्क के अंदर फूट पड़ रही है। कुछ लोग डील से खुश नहीं हैं। अविनाश ने पहली बार सिर उठाया। मतलब? नीलिमा ने धीमे से कहा, मतलब अगर तुम अब सच बाहर लाओ तो शायद, सिर्फ शायद, अनाया को नुकसान न पहुंचे। उम्मीद का एक छोटा सा टुकड़ा उसके भीतर जगा। उसी पल आईसीयू से एक नर्स बाहर आई। मरीज पूरी तरह होश में है, उसने कहा, और वो साफ कह रही है कि जब तक अविनाश सामने नहीं आएगा वो कोई दवा नहीं लेगी। अविनाश की सांसें रुक गईं। नर्स ने आगे कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जिद उसके लिए खतरनाक हो सकती है। सबकी नजरें अविनाश पर टिक गईं। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, सौदा निभाना और अनाया को धीरे धीरे खो देना। दूसरा, सौदा तोड़ना और सब कुछ दांव पर लगा देना। और बाहर से आती सुबह की रोशनी ने साफ कर दिया, अब बचने का कोई बीच का रास्ता नहीं था। सुबह की रोशनी आईसीयू के बाहर फर्श पर फैल चुकी थी, लेकिन अविनाश के भीतर अब भी रात थी। नर्स के शब्द, वो दवा नहीं लेगी, उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। डॉक्टरों की आवाजें पास पास थीं, पर दूर लग रही थीं। सौदा निभाने का मतलब था अनाया को धीरे धीरे खो देना। सौदा तोड़ने का मतलब था सब कुछ सामने रख देना, उसकी जान, उसका अतीत और वो सुरक्षा जिसकी आड़ में नेटवर्क अब तक खेल खेलता रहा था। अविनाश ने एक पल के लिए आंखें बंद की और खुद से वही सवाल पूछा जो उसने सबसे पहले अनाया से मिलने के दिन पूछा था। अगर प्यार डर से बड़ा ना हो तो फिर किस काम का? वो आईसीयू के दरवाजे की तरफ बढ़ा। सूट वाला आदमी फिर सामने आ गया। इस बार उसकी मुस्कान में जल्दी थी। आप जानते हैं, ये कदम लौटाया नहीं जा सकता। अविनाश रुका नहीं। कुछ कदम लौटाने के लिए होते ही नहीं, उसने कहा, और दरवाजे के पास लगे सेंसर पर हाथ रख दिया। उसी पल नीलिमा आगे आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डर नहीं, तैयारी। अभी अभी सच बाहर जाएगा। नीलिमा ने अपना फोन उठाया। लाइव स्ट्रीम चालू थी। डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, टाइम स्टैंप सब एक एक करके स्क्रीन पर उभरने लगे। रिसर्च सेंटर, बदली हुई रिपोर्ट्स, नीली दवा और वो चेहरे जो सालों से पर्दे के पीछे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े लोग रुक गए। कुछ ने अपने फोन निकाले, कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया। सूट वाले आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। इसे बंद करो, उसने फुसफुसाया। नीलिमा ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। आईसीयू का दरवाजा खुला। अनाया ने आंखें उठाईं। उसकी नजर सीधी अविनाश पर ठहर गई, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रही हो। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में राहत थी। तुम, उसने धीमे से कहा। मैं यही हूं, उसने कहा, और अब कहीं नहीं जा रहा। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था, मैं दवा नहीं लूंगी। अविनाश ने सिर हिलाया। अब तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। डॉक्टर आगे बढ़े। हमें उसे शांत रखना होगा, उन्होंने कहा। अनाया ने अविनाश का हाथ कसकर पकड़ा। बस यहीं रहो। अविनाश वहीं बैठ गया। बाहर कॉरिडोर में आवाजें तेज होती जा रही थीं। कॉल्स, सायरन और किसी के आदेश। सूट वाला आदमी पीछे हट चुका था। फोन पर किसी से तेज आवाज में बात कर रहा था। नीलिमा की लाइव स्ट्रीम पर व्यूज बढ़ते जा रहे थे। सच अब वापस नहीं जा सकता था। तभी मॉनिटर की बीपिंग बदल गई। एक पल के लिए लाइन अस्थिर हुई। नर्स ने चौंक कर देखा। ब्लड प्रेशर, उसने कहना शुरू किया, लेकिन डॉक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। शांत, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। अनाया ने आंखें बंद की, सांसें गहरी करने की कोशिश की। अविनाश ने उसके माथी पर हाथ रखा। मेरी आवाज सुनो, बस मेरी। बाहर अचानक हंगामा बढ़ गया। पुलिस के कदम, आदेशों की आवाजें। कोई चिल्लाया, उन्हें हिरासत में लो। नीलिमा ने फोन नीचे किया और अविनाश की तरफ देखा। ये शुरू हो चुका है और ये आसान नहीं होगा। अविनाश ने सिर हिलाया। आसान कभी था भी नहीं। उसी पल अनाया की उंगलियां अविनाश की पकड़ से ढीली पड़ने लगीं।
मॉनिटर पर लाइन फिर से डगमगाई। डॉक्टरों ने तुरंत दवाइयां बढ़ाईं। हम उसे स्टेबल कर रहे हैं, किसी ने कहा। अविनाश का दिल मुंह को आ गया। उसने अनाया के कान के पास फुसफुसाया, लौटो, बस लौटो। अनाया के होंठ हिले, शायद एक मुस्कान, शायद कोई शब्द जो बाहर नहीं आ सका। और तभी आईसीयू के बाहर से एक तेज आवाज आई, लाइव स्ट्रीम बंद करो। नीलिमा का फोन किसी ने झटक लिया। स्क्रीन अंधेरी हो गई। मॉनिटर की बीपिंग एक पल के लिए सीधी लाइन बन गई। मॉनिटर पर सीधी होती रेखा ने एक पल के लिए पूरे आईसीयू की सांसें रोक दी। लेकिन ठीक उसी क्षण डॉक्टर ने तेज आवाज में कहा, पल्स वापस आ रही है। मशीन ने फिर से बीप करना शुरू किया, धीमी लेकिन जिंदा। अविनाश ने जैसे पहली बार सांस ली। उसका माथा अनाया की हथेली से लगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर रही थी, जैसे लड़ाई अब उसके भीतर नहीं रही। डॉक्टरों ने दवाइयों की मात्रा बदली, नर्सों ने जल्दी जल्दी नोट्स लिए और आईसीयू में फैला तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ा। अनाया बच गई थी, अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं, लेकिन इस बार मौत उससे हार गई थी। कुछ घंटों बाद जब हालात स्थिर हो गए, डॉक्टरों ने अविनाश और अनाया की मां को बैठने के लिए बुलाया। नीलिमा भी वहां थी, थकी हुई लेकिन आंखों में राहत। डॉक्टर ने फाइल खोली और पहली बार बिना घुमाए फिराए पूरी सच्चाई रखी। सालों पहले एक न्यूरो रीजनरेशन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, एक ऐसा प्रयोग जिसका मकसद था गंभीर बीमारियों में दिमाग और नर्व सिस्टम को मजबूत बनाना। कागजों में ये इलाज था, लेकिन असल में ये इंसानी शरीर पर अधूरा, खतरनाक प्रयोग था। अविनाश को बचपन में इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी असामान्य रूप से तेज थी। नीली दवा, जिसे वो सालों तक डरावने सपनों में देखता रहा, असल में एक न्यूरो एडाप्टिव सीरम था, जो दिमाग को दर्द और डर के प्रति अनुभवहीन बनाने की कोशिश करता था। असर हुआ, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। अविनाश ज्यादा सहने लगा, ज्यादा चुप रहने लगा और भावनात्मक रूप से खुद को अलग करने लगा। यही वजह थी कि वो हमेशा दूसरों से पहले खुद को पीछे रखता रहा। अनाया इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा सिरा थी। उसे जानबूझकर कमजोर, बीमार दिखाया गया। उसकी रिपोर्ट्स बदली गईं ताकि डर के जरिए उसे कंट्रोल किया जा सके। असल में उसका शरीर उस सीरम के रिवर्स रिएक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, कि अगर डर और भावनात्मक जुड़ाव बना रहे तो दवा का असर कैसे बदलता है। इसलिए अनाया को बार बार अकेला किया गया, रिश्तों से तोड़ा गया, ताकि देखा जा सके कि अटैचमेंट इलाज को कैसे प्रभावित करता है। और यही सिस्टम ने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि अविनाश और अनाया का प्यार किसी डेटा में फिट नहीं होता था। जब अविनाश ने अनाया के लिए सौदा तोड़ा, जब उसने डर के बावजूद उसे चुना, उसी पल एक्सपेरिमेंट असफल हो गया। अनाया का शरीर, जो डर से टूटने वाला था, प्यार से मजबूत हो गया, और अविनाश, जो दर्द सहने की मशीन बना दिया गया था, उसने पहली बार खुद के लिए लड़ना सीखा। नीलिमा की लाइव स्ट्रीम, पुलिस की कार्रवाई और अंदरूनी गवाहियों के बाद पूरा नेटवर्क गिर चुका था। कंपनी सील हो चुकी थी, बड़े नाम गिरफ्तार थे, और केस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका था। कोई सौदा अब बचा नहीं था, कोई धमकी नहीं। 3 हफ्ते बाद अस्पताल की उसी खिड़की के पास अनाया बैठी थी, जहां कभी उसने अविनाश को ढूंढा था। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। दरवाजा खुला और अविनाश अंदर आया, थोड़ा दुबला, लेकिन पहले से ज्यादा जिंदा। अनाया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। इस बार भाग तो नहीं रहे, उसने हल्के से कहा। अविनाश ने सिर हिलाया, अब नहीं, अब साथ चलना है। वो दोनों देर तक कुछ नहीं बोले। कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। अविनाश ने उसका हाथ थामा, इस बार बिना कांपते हुए। प्यार बहुत जल्दी मिला था, लेकिन शायद सही वक्त पर बच गया। अनाया ने उसकी हथेली दबाई, क्योंकि हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चुना। कुछ महीनों बाद जब अदालतों की तारीखें और अस्पताल के चक्कर थोड़े कम हुए, उन्होंने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई भारी समारोह नहीं रखा। एक साधारण सी सुबह थी। मंदिर के आंगन में हल्की धूप गिर रही थी, फूलों की खुशबू हवा में थी, और चंद अपने लोग चुपचाप मौजूद थे। अनाया ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, और अविनाश सादा, शांत, लेकिन आंखों में पहली बार बिना डर की चमक। जब मंत्र बोले गए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, तो वो सिर्फ शादी नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे को चुन रहे थे, हर हाल में। अनाया का इलाज अब भी चल रहा था। कुछ दिन अच्छे होते, कुछ दिन थकाने वाले। कभी कभी दर्द लौट आता, कभी कमजोरी। अविनाश का भी इलाज जारी था, थेरेपी, दवाइयां और वो यादें जिनसे वो भागता रहा था। लेकिन फर्क ये था कि अब कोई भी अकेला नहीं था। अस्पताल की कुर्सियों पर साथ बैठना, रिपोर्ट्स के बीच हाथ थामे रहना, और रात को घर लौटकर एक दूसरे से कहना, आज थोड़ा मुश्किल था,
लेकिन हम निकल आए। यही उनकी नई जिंदगी थी। शामें अब डर से नहीं, शांति से भरी होती थी। छोटे से घर की बालकनी में बैठकर चाय पीना, अनाया का धीरे धीरे मुस्कुराना और अविनाश का हर बार उसे वैसे ही देखना जैसे पहली बार देखा था। किताबों के बीच खामोश लेकिन मजबूत। कभी कभी अनाया थककर उसका कंधा पकड़ लेती और अविनाश बिना कुछ कहे बस वहीं रहता। अब उसे किसी को बचाने का बोझ नहीं था, बस साथ निभाने की सच्चाई थी। एक दिन अनाया ने मुस्कुराकर कहा, अजीब है ना, दर्द अब भी है, इलाज अब भी चल रहा है, लेकिन मैं खुश हूं। अविनाश ने जवाब दिया, क्योंकि अब दर्द हमारी पहचान नहीं है। और उसी पल समझ आ गया कि एक्सपेरिमेंट उन्हें तोड़ नहीं पाया, डर उन्हें अलग नहीं कर पाया, और प्यार जो बहुत जल्दी मिला था आखिरकार सही जगह पर ठहर गया था। ट्रेनें अब भी आती जाती थीं, जिंदगी अब भी आगे बढ़ती थी, इलाज अब भी जारी था, लेकिन इस बार वो दोनों साथ थे, शांत, सुरक्षित और खुश।